वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। माय नेम इज़ रामपति और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर चैप्टर ग्रेविटेशन और उससे रिलेटेड कुछ एक एमसीक्यूज़। अगर आप भी टेट टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर ग्रेविटेशन के कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर ग्रेविटी। सो व्हाट इज़ ग्रेविटी? द अर्थ अट्रैक्ट्स all the objects towards its center. The force with which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of the earth or the gravity. तो हमने देखा है जब भी हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या इधर उधर किसी भी तरफ फेंकते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, यानी कि वो चीज़ हम किसी भी साइड किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं वापस वो अर्थ के ऊपर ही गिरती है, जिसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या फिर ग्रेविटी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिन भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है that is directly proportional to product of their masses here m1 and m2 and inversely proportional to the square of the distances between them. So gravitational force denoted by F is equal to G m1 into m2 divided by r square. So capital G is here gravitational constant and the value of capital G is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square kilogram minus 2 or Newton meter square per kilogram square and it is remain same throughout the universe. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, तो इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है और इसका यूनिट भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो यूनिट भी आपने याद रखना है। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और इसकी वैल्यू यूनिवर्स में हर जगह सेम ही रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। द अर्थ एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन on a ball of mass 1 kg. Next topic है हमारे पास acceleration due to gravity. The uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. And its value is 9.8 meter per second square. So the relation between small g and capital G is given here. G is equal to capital G m upon r square. So यहाँ पर capital M होगा हमारे पास mass of the earth and r होगा यहाँ पर radius of the earth. तो यहाँ पर एक key point भी दिया है. The acceleration produced in the freely falling bodies is same for all the bodies. तो एक्सिलेशन जो भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है उसमें कोई भी किसी भी बॉडी के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, मीन्स कि वो सभी बॉडीज़ के साथ सेम ही होता है। वेरिएशंस ऑफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सिलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं ग्रेविटी की वजह से। फर्स्ट पॉइंट, द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल्स इज़ मिनिमम, तो पोल्स के ऊपर अर्थ का रेडियस मिनिमम होता है, जिसकी वजह से जो जी की वैल्यू है पोल्स के ऊपर हमारी मैक्सिमम होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यूज़ में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने इन्हें अच्छे से लर्न करना है। सेकेंड पॉइंट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर, सो द वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम एट द इक्वेटर। अर्थ का रेडियस मैक्सिमम होगा कहाँ पर होगा? इक्वेटर के ऊपर, जिसकी वजह से जी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर मिनिमम होगी। सो द वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम एट इक्वेटर। मैक्सिमम होगी आपकी पोल्स के ऊपर और यहाँ पर मिनिमम होगी इक्वेटर के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड अदर जीके वीडियोस भी मिलती रहेंगी। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको
पीजीटी केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम ऑन द surface of the earth, it decreasing on going above the surface of the earth or on going inside the surface of the earth। तो जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है, और जैसे ही हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होने लगती है, और जैसे ही अर्थ की सरफेस के नीचे की तरफ जाते हैं वहाँ भी जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू है, वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो, और सेंटर के ऊपर जी की वैल्यू ज़ीरो होती है, अर्थ के सेंटर के ऊपर। तो आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा जितने भी सैटेलाइट्स या रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, कौन से पॉइंट से किए जाते हैं, ये आपको पता होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है मून के ऊपर वो अर्थ का 1/6 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अर्थ के ऊपर किसी बॉडी का वेट 60 किलोग्राम है, तो मून के ऊपर उसका वेट कितना होगा? मून के ऊपर उसका वेट 1/6 होगा। मीन्स कि अर्थ के ऊपर 60 किलोग्राम है और मून के ऊपर उस बॉडी का वेट 60/6 मीन्स 10 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इट। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज किलोग्राम। तो मास क्या है हमारे पास? यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है हमारे पास, उसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे हम मास कहेंगे। द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, चाहे आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी ले जाओ। द मास ऑफ द बॉडी कांट बी ज़ीरो। किसी भी बॉडी का मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। वेट, द वेट ऑफ द बॉडी इज़ द फोर्स with which it is attracted toward the center of the earth। कोई भी बॉडी है, अगर हम उसको ज़मीन से ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो वापस दोबारा अर्थ के ऊपर आएगी। एक तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और दूसरा उस बॉडी के वेट की वजह से, जिसे कि हम उस बॉडी का वेट कहेंगे। सो वेट इज़ डिनोटेड बाय W एंड दैट इज़ इक्वल टू मिलीग्राम। तो मिलीग्राम इसका यूनिट है। एंड SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। द वेट ऑफ अ बॉडी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बॉडी का वेट जगह के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। एंड द वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी ज़ीरो, और किसी भी बॉडी का वेट ज़ीरो भी हो सकता है। द वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ज़ीरो बिकॉज द वैल्यू ऑफ ज़ीरो। बॉडी का वेट अर्थ के सेंटर पर ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो होगी। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ वेट ऑफ इट इज़ ऑन द अर्थ। तो जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में भी ये पढ़ा है, मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? अर्थ के वेट का 1/6 होगा। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया है। इफ़ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज़ 6 न्यूटन, व्हाट विल बी इट ऑन द मून। तो अगर अर्थ के ऊपर किसी बॉडी का वेट 6 न्यूटन दिया है, तो मून के ऊपर उसका वेट कितना होगा? 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ। तो ये होगा हमारा 1 न्यूटन के इक्वल होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेट नॉन मेडिकल और TGT नॉन मेडिकल में इसमें से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू foci of the elliptical orbit. Second point, each planet revolve around the sun in such a way that the line joining the planet
to the sun sweeps over equal area in equal intervals of time, it means that a planet moves faster when it is closer to the sun and moves slowly when it is farthest from the sun. Third point, the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of the time it takes to move around the sun. तो कई बार डायरेक्ट हमें ये टर्म ही पूछ ली जाती है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो ये वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। तो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, वहाँ पर दे आर मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो जो भी सोलर सिस्टम में हमारे पास सन के नज़दीक जो भी प्लैनेट होते हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फारदेस्ट प्लैनेट। जो जितनी ज़्यादा दूर प्लैनेट होंगे सन से उनकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा स्लो होगी। तो अभी कुछ एक क्वेश्चंस MCQs यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ मून इज़ अबाउट 0.012 टाइम्स that of the earth and its diameter is about 0.25 times that of earth. The value of g on the moon will be। इस चैप्टर से कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है। So the answer of this question is same as that on the earth. Question number 2, two particles are placed as same distance from each other. If keeping the distance between them unchanged, the mass of each of the two particles is double, the value of gravitational force between them will become, so the answer is B, 4 times. ये B नहीं है, option 3, 4 times. Question number 3, an apple of mass 100 gram falls from a tree because of gravitational attraction between the earth and the apple. If the magnitude of force exerted by the earth on the apple be F1 and the magnitude of force exerted by the apple on the earth be F2, then the right answer is 4. F1 and F2 are exactly equal. तो मीन्स कि दोनों ही तरफ से जो भी फोर्स अप्लाई की जाएगी वो इक्वल होगी। Question number 4, the force of attraction between two unit point masses separated by a unit distance is called. The right answer is 4th, universal gravitational constant. Question number 5, as we go from the equator to the poles, the value of G, answer 3, increases. तो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे इक्वेटर टू पोल, G की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट। तो ग्रेविटी की फोर्स सबसे कम कहाँ होगी? द राइट आंसर इज फर्स्ट, एट द इक्वेटर। जैसा कि हमने कहा है G की वैल्यू सबसे कम कहाँ पर होती है? इक्वेटर्स के ऊपर होती है। कम मीन्स मिनिमम, कम से कम। क्वेश्चन नंबर 7, the weight of a body at the center of the earth is, answer first, 0. Question number 8, the gravitational force between 2 points masses m1 and m2 at separation r is given by F is equal to k m1 m2 upon r square. The constant k, the right option is 1, depends on system of unit only. तो k की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? k यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर टू अबव क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन। अभी जो 8th क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है इसका आंसर किसके ऊपर बेस्ड है? द राइट इन वैक्यूम इज सेम रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। Question number 10, when a body is taken from the equator to the pole, its weight, right answer, option 2, increases. Question number 11, spot the wrong statement. तो यहाँ पर हमने wrong statement बतानी है। According to the acceleration due to gravity, G decreases if,
तो ये अभी हमने टॉपिक में डिस्कस किया था। ग्रेविटी की वैल्यू जी कब कम होती है, जैसे ही हम अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ हम जाना स्टार्ट करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज 3, वी गो फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या तो हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे या फिर इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हमने गलत स्टेटमेंट्स बतानी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, ये तीनों ही गलत हैं, ओनली 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, at the surface of a certain planet, acceleration due to gravity is 1/4 of that on Earth. If a brass is transported to this planet, then which one of the following statement is not correct? तो यहाँ पर भी हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। So the right answer is 1. The mass of the brass ball on this planet is 1/4 of its mass as measured on Earth. Question number 14. Weight of a body is maximum at, right answer, 2 poles of Earth. Question number 15. Which of the following graph represent the motion of a planet moving about the sun? तो यहाँ पर अभी हमने कैपलर्स लॉ में भी थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया है। सो द राइट आंसर इज 3, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन द रिलेशन एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, द क्वांटिटी जी इज ऑफ द सेम वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके जीके वीडियोस की जो कि शॉर्ट वीडियोस हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, और इसमें कुछ एक शॉर्ट वीडियो ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगी जो कि अक्सर एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आप मेरे चैनल में जाकर ये वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट ए, द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास ऑफ ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू 1। स्टेटमेंट बी, द inertial mass and gravitational mass of a body are equivalent. The right answer, option 1, both A and B are true. तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट ए, a force act upon the earth revolving in a circular orbit about the sun, hence work should be done on the earth. Second statement, B, the necessary centripetal force for circular motion of earth comes from the gravitational force between earth the sun. The right answer is 1, both A and B are true. क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर मैचिंग के लिए दिया है कॉलम 1 and 2। यहाँ पे 2 कॉलम्स हमें दिए हैं, इनको हमने मैच करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हमने मैच करना है कॉलम बी के साथ। Kepler's law of planetary motion, C, acceleration due to gravity, and D, weight on the moon। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 4th। तो फ्रेंड्स, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी। थैंक्स अ लॉट।